नमस्कार, मैं वकार न्यूज़। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि संधारित्र जो था उसके अंदर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है पैरावैक्यूम पदार्थ का। आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, वो है हमारा कि संयोजन ऑफ मतलब कि संधारित्र का संयोजन। तो अपना जो टॉपिक है संधारित्र का संयोजन, तो हम बात करेंगे आज संधारित्र का संयोजन। ठीक है, हम इसके लिए बात करेंगे। तो यहाँ पे कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। प्रथम की हम बात करें तो ये होता है श्रेणीक्रम संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन। और दूसरे के लिए हम बात करें तो वो होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे किसी श्रेणी क्रम संयोजन की। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन वो होता है संधारित्र का कि कोई एक संधारित्र, मान लीजिए ये कोई एक संधारित्र है, इसका जो दूसरा सिरा है, इसका जो दूसरा सिरा है वो दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा हुआ, उसको क्या बोला जाता है? श्रेणी क्रम संधारित्र कहा जाता है। कहने का मतलब पहले संधारित्र का सिरा दूसरे संधारित्र के प्रथम सिरे से जुड़ा हो, ऐसा जो जुड़ाव होता है, ऐसा जो एक तरह से सीरीज होती है, इस तरह से एक सिचुएशन होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। हमने इन दोनों को एक बैटरी के साथ ऐड कर दिया। ये क्या हुआ? यहाँ एक बैटरी हो गई, इस बैटरी में भी अपने प्लस हो गया माइनस, एक तरह से प्लस हो गया ये माइनस। तो अपन इस प्लस माइनस के चक्कर में भी यहाँ नहीं भी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने धारा का प्लस माइनस यहाँ धारा का प्रवाह है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा, इसका मतलब जो धारिता होगी वो C1 होगा, इसकी जो धारिता होगी वो क्या होगी? C2 होगी। इसके अंदर जो आवेश होगा उसको बोले तो वो Q1 होगा एक तरह से, और यहाँ पर जो आवेश होगा उसके लिए बोलते हैं Q होगा। अब कह रहे हो कि सर इसके जो पोटेंशियल होगा, इसका जो V होगा, इसका जो विभव होगा उसको बोलते हैं हमने V1, और इसका जो विभव होगा उसको बोल देंगे हम V2। अब हमारे पास फॉर्मूला है धारिता का, हमने सिंपल सा पढ़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले देखो विभव का इसमें रिलेशन रहता है कि जो कुल विभव होता है वो इनके विभव के मध्य होता है। तो बात करें मैं यहाँ पे तो लिख सकते हैं प्रथम संधारित्र के लिए, संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? प्रथम संधारित्र के लिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ किसकी? V1 की, तो अपन पढ़ाए C इक्वल्स टू क्या होता है? यहाँ पे साइड में C इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन V। तो हम यहाँ पे C1 लिखें तो क्या हो जाएगा? C1 इक्वल्स टू Q अपॉन V1। तो अगर मैं इसको आगे लिखना चाहूँ तो अपन इसको ऐसे दे सकते हैं क्या? V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C1 अपॉन क्या हो जाएगा? बोलो भाई, V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन C1। क्या हो जाएगा? Q अपॉन C1। ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि हम किस तरीके से उन चीजों को लिखते हैं, किस तरीके से हमारा क्या हो जाता है? VCQ हो जाता है। ये चीज हमें ध्यान देने वाली है। दूसरी बात करें द्वितीय संधारित्र के लिए, तो C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन V2, और यहाँ से अगर हम V2 निकालें तो V2 इक्वल्स टू क्या हो जाता है यहाँ पे? Q अपॉन C2। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब यहाँ पे ये विभव आ गया संधारित्र के लिए, विभव है ना, हम यहाँ पे निकाले तो विभव हो गया, इसके लिए विभव हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कुल विभव। क्या लिख देंगे? कुल विभव। तो यहाँ पे कुल विभव क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब यहाँ पे V1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो V1 की वैल्यू अगर हम इस पर रखें तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन V1 प्लस Q अपॉन C1 प्लस C2, और यहाँ पे क्या जाएगा? ये इसके अगर हम वैल्यू रखें किसकी? V की, तो यहाँ पे क्या जाएगा? Q अपॉन C। अब कह रहे हो सर ऐसे कैसे हो जाता है? भाई अब सिंपल सा हम जानते हैं कि V का फॉर्मूला तो Q अपॉन C होता है। किसमें? एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, संधारित्र का होता है C इक्वल्स टू Q अपॉन V। इसी फॉर्मूले से, मतलब इसी सूत्र से ये सब निकालना है। इसी सूत्र से अपन ये निकाला है, इसी सूत्र से अपन ये निकाला है,
और अब इसी सूत्र से अपन यहाँ रखते हैं। सर यहाँ पे v ऊपर ले जाओ तो c कहा जाता है नीचे, तो v पुष्ट कर q upon v, q upon c, तो क्या हो जाएगा q upon c। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो q से q सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो बचेगा हमारा वो क्या हो जाएगा 1 upon c इक्वल्स टू 1 upon c1 प्लस 1 upon c2। ये तो हमारे दो संधारित्र के लिए। अगर मान लीजिए आपके संधारित्र n हो तो यहाँ पर लिख देना n संधारित्र के लिए, तो हमारा जो n संधारित्र है उसके लिए क्या जाएगा यहाँ पर 1 upon c इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट मतलब सबके लिए तुल्य, इसको हिंदी में बोले तो तुल्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तुल्य हो गया, तो यहाँ बोल देंगे 1 upon c1 प्लस 1 upon c2 प्लस डैश 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 प्लस 1 upon cn। अगर आपको ये चीजें यहाँ नहीं दिख रही हो तो अपन इसको वापस यहाँ ऊपर लिख लेंगे। यहाँ पे संयोजन अपने को पता चल चुका है, तो यहाँ इस चीज को लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा n संधारित्र के लिए, तो यहाँ पर क्या निकलेगा इसके लिए 1 upon c तुल्य बराबर 1 upon c1 प्लस 1 upon c2 प्लस डैश 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 प्लस 1 upon cn। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी कंडीशन है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, मैं लिखा दूं इसको 18 में यहाँ पे। तो इसके इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है उनको लिख लेना। इसके नीचे अब यहाँ पे इसके नीचे लिखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से होंगे देखना ध्यान से, बहुत इजी है। यहाँ पे हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ चीजें हैं मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि वो कौन सी हैं। इंपॉर्टेंट्स पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट तो ये है कि इसके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो सबका क्या होता है अलग अलग होता है। प्रत्येक संधारित्र का विभव अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, यहां सभी संधारित्र में आवेश का मान एक समान होता है, एक समान होता है। इसका मतलब अगर बात करें तो Q1 रेशियो Q2 रेशियो डैश 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 रेशियो Qn इक्वल्स टू 1 रेशियो डैश 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 रेशियो 1। इसका मतलब सारे एक समान होते हैं। पर पढ़ा ना यहाँ पे Q1 सबका क्या था सेम था। हम पॉइंट थर्ड की बात करें, यदि सभी संधारित्र एक समान धारिता के हो तो एक चीज और ध्यान रखना भाई, ये जो 1 upon c तुल्य है ना सीरीज के लिए, इसको बुक में s भी लिखा हुआ है, तो अपन वहां पे s पढ़ लेंगे, किताब में लिखा हुआ है यहाँ पे s पे। तो धारिता हो तो सभी संधारित्र एक समान धारिता हो तो क्या हो जाएगा इसमें 1 upon cs इक्वल्स टू 1 upon c प्लस 1 upon c प्लस डैश 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 प्लस 1 upon c। n तो खत्म ही हो गया, तो ये कहां तक है n तक है। अगर हम यहाँ बात करें तो ये कब तक है n तक है। तो अपन इसको अगर सम करते हैं तो 1 2 3 4 5, नीचे तो कुछ चेंज होना ही नहीं है, ऊपर चेंज होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 upon cs इक्वल्स टू n upon c, और इसका अपना दूसरा रूप ये भी लिख सकते हैं क्या cs इक्वल्स टू cn upon c upon n। n क्या है नंबर, भाई n तक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो क्या हो सकता है cs इक्वल्स टू, ये कैसे लिखा हमने देखो 1 upon cs c सबको कर दिया तो 1 भाई 1 और 1 2 होते हैं, ऐसे 3 हो जाएंगे, 4 कब तक है n तक है, तो अपन कर देंगे n upon c, और cs ऊपर जाएगा तो c भी ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा c upon n, तो c upon n cs, ठीक है। तब सबकी संधारित्र की धारिता एक समान हो। अब ये भी हो सकता है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथे पॉइंट के लिए हम बात करें तो हम ये भी तो कह सकते हैं, उसके लिए हम बात करें श्रेणी क्रम में, तो वो है कि यदि विभिन्न मोटाई तथा माध्यम के संधारित्र हो तो क्या होगा
अब देखो इसे मान लीजिए ये अपना 1 2 3 ऐसे करके 2 संधारित्र है। अब ये 2 संधारित्र है, इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो T1 है, यहाँ क्या है T2 है। ये क्या है इसकी विड्थ है, तो यहाँ क्या है इसकी विड्थ है। इसके अंदर जो मीडियम एप्सिलॉन R1 है, इसके अंदर जो मीडियम में क्या है एप्सिलॉन R2, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक वो सेम है, इसका मतलब एरिया सेम है, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर हम निकालें कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध मतलब तुल्य संधारित्र निकालो श्रेणीक्रम के लिए, तो इसके लिए देखो अगर हम बात करें तो C1 के लिए बात करेंगे तो अपना फॉर्मूला होता है, अपन ने पढ़ा है C = एप्सिलॉन नॉट D अपॉन A। पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ठीक है। या फिर अपन ऐसे पढ़ा है इसको C = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये तो पढ़ा है ना, हाँ ये पढ़ा है, ये सही आंसर क्या है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो अब देखो यहाँ पे C1 के लिए बात करें तो यहाँ मीडियम है तो एप्सिलॉन M हो जाएगा और A हो जाएगा। अब A साइन है और D की जगह क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A अपॉन T1। तो यहाँ पे C2 के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A अपॉन T2। अब अपन अगर इसको बात करें श्रेणी के लिए तो 1/CS होता है, उसको बोलते हैं 1/C1 + 1/C2। तो 1/CS रहने दो और 1/C1 की वैल्यू रखो, मतलब 1/C1 की वैल्यू रखोगे तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 और A और ऊपर क्या चला जाएगा T1, नीचे वाले से ऊपर चली जाएगी प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 और A, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो अपना जो आंसर है वो ये भी आ सकता है कि यहाँ पर T1 एप्सिलॉन नॉट और A कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा T1 एप्सिलॉन R1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा T2 एप्सिलॉन R2। ये तो 2 के लिए, ऐसे करके अपन कितने n तक के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ आया इतना सा, ठीक। समांतर क्रम जुड़े, तो हमारा जो टॉपिक है हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन। क्या हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन। तो अब हम समांतर क्रम संयोजन को पढ़ेंगे। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए ये हो गया भाई, देखो ये अपना ऐसे अगर कोई अपने को ऐसी स्ट्रक्चर अपने को दिखती है तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं समांतर क्रम संयोजन बोल सकते हैं। हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया, इसका हो गया C1, ये था अपना C2। इस पे जो पोटेंशियल है वो V है, इसका जो पोटेंशियल है वो भी क्या है V है। इसके लिए जो आवेश है वो Q1 है, इसका जो आवेश है वो क्या है Q2, ठीक है। यहाँ विभव समान है, वहां क्या था आवेश समान था। तो अगर मैं बात करूं तो प्रथम संधारित्र के लिए आवेश, हम प्रथम संधारित्र के लिए आवेश निकालें तो अपने एक ही फॉर्मूला होता है Q/V C = Q निकालना है तो C भी हो जाएगा, तो यहाँ निकाल सकते हैं Q1 = C1V, ठीक है। ऐसे ही द्वितीय कर देंगे यहाँ पर कि द्वितीय संधारित्र के लिए आवेश क्या हो जाएगा भाई Q2 = C2V। समीकरण फर्स्ट, समीकरण नंबर 2 आते हैं कुल आवेश अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो Q = Q1 + Q2। तो यहाँ Q1 की वैल्यू रखो C1V + C2V, तो हम यहाँ से V कॉमन तो C1 + C2 हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल Q क्या आ गया V मल्टीप्लाई कर दो और C1 + C2। अब हमें Q की वैल्यू रखनी है, यहाँ से QC की रख सकते हैं, तो हमने रख लिया CV = V C1 + C2। तो यहाँ V से भी कैंसिल, तो C = क्या रहता है C1 + C2। इसका मतलब हमने प्रतिरोध पढ़े थे वहां पर यही था, कुछ इस तरीके से था। तो आगे हमारा C = C1 + C2, ठीक है। 2 संधारित्र के लिए यदि n संधारित्र हो, अगर आपने यहाँ पे जो संधारित्र वो n हो तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा C S की जगह यहाँ पे P लिख देंगे, वही पैरेलल है, तो C1 + C2 + डैश प्लस Cn। ये किसके लिए आ गया अपना समांतर क्रम संयोजन के लिए आ गया। किसके लिए आ गया समांतर क्रम संयोजन। अब हमारे जो इसके मुख्य पॉइंट है इससे जुड़े हुए हम एक बार उनको भी पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मुख्य बिंदु के लिए बात करूँ तो इसको हटा देते हैं यहाँ पे और सीधा उन चीजों पे उनकी तरफ रुख करते हैं कि वो कौन कौन से बिंदु है, मैं लिख दूंगा यहाँ पर और उनको आपको एक्सप्लेन भी करूँगा बहुत अच्छे तरीके से। तो अपना पहला है कि उसमें क्या लगा
इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र का विभव समान होता है। इसका मतलब V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू मतलब V इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V इक्वल्स टू 1:1 इस तरीके से होते हैं। ठीक है, मतलब सबका जो विभव है वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। दूसरा पॉइंट के लिए हम बात करें तो इसके अंदर जो क्या है आवेश है वो क्या है, अलग अलग है। तो इस संयोजन में आवेश प्रत्येक संधारित्र का अलग अलग होता है। ठीक है, अब तीसरा बिंदु हमारा कि यदि सभी संधारित्र की धारिता एक समान हो तो क्या हो जाएगा भाई, सबके देखो यहाँ पे एक समान हो जाएगा, मतलब कि Cp इक्वल्स टू C प्लस डैश डैश प्लस C। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, NC। Cp इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, NC भाई 1 2 3 2C 3C 4C n तक है तो NC। ठीक है, ये हमारा थर्ड हो गया। अब फोर्थ वही इंपॉर्टेंट कि अगर सबकी जितने भी संधारित्र हैं सबका जो मतलब पैराबैंडिक पदार्थ है वो सबके लिए अलग अलग हो, इसका मतलब एप्सिलॉन r1 अलग हो सबके लिए, तो हमारे क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो फोर्थ पॉइंट है वो है विभिन्न मोटाई तथा माध्यम के संधारित्र की तुल्य धारिता किसमें निकाल रहे हैं, अपन निकाल रहे हैं समांतर में। ठीक है, तो समांतर क्रम में निकाल रहे हैं तो अपना ये क्या हो गया, ये समांतर क्रम हो गया। हमने यहाँ दो के लिए बात करें, ठीक है, ये इसके लिए एप्सिलॉन r1 हो गया, एप्सिलॉन r2, यहाँ a1 हो गया, यहाँ a2, और जो इसका d है वो क्या है, फिक्स है, मतलब d में कोई चेंजेस नहीं है, इसमें चेंज है a1 a2 में, और यहाँ एप्सिलॉन r2 ये भी। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए निकालें तो हमें पता है सिमिलरली C1 के लिए बात करें तो C इक्वल्स टू अपने को वही पता है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d होता है। ठीक है, तो यहाँ पे C1 के लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन m का मतलब एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1, एप्सिलॉन m आ गया ना भाई, तो नॉट r1 यहाँ नॉट था क्योंकि यहाँ वैक्यूम था, निर्वात था, हम माध्यम की बात कर रहे हैं, तो ये आ गया r1 a1 आ जाएगा अपॉन d। अब यहाँ पर अगर C2 के लिए निकालें एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 a2 अपॉन d, ऐसे करके हम कितने अंतर निकाल सकते हैं। तो तुल्य धारिता तो क्या हो जाएगा, CS क्या होता है, C1 प्लस C2, C1 की वैल्यू तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 a1 अपॉन d प्लस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 a2 अपॉन d, ये किसके इक्वल हो गया, CS के इक्वल हो गया। अब हम निकालते हैं CS के इक्वल, तो एप्सिलॉन नॉट और d को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचता है एप्सिलॉन r1 a1 प्लस एप्सिलॉन r2 a2। ऐसे करके हम इसको 4n तक भी निकाल सकते हैं, मतलब n अगर n तक हो तो n संधारित्र के लिए तो n संधारित्र के लिए निकालेंगे, देखो क्या हो जाएगा, CS एप्सिलॉन नॉट d तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन r1 a1 प्लस एप्सिलॉन r2 a2 प्लस डैश 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 प्लस एप्सिलॉन rn a, ये किसके लिए आ जाएगा अपना n के लिए। वैसे अपन श्रेणी क्रम में निकाल सकते थे और हमने वैसे ही हमने किसमें निकाला है, समांतर क्रम में निकाला है। अब इसी से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए बात करें, कोई भी न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं एक दो, ताकि क्लियर हो जाए कि हम
किस तरीके से सभी चीजों को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखना कि जो संधारित्र होते हैं उसकी जो यूनिट होती है, मतलब जो उसका मात्रक होता है वो फैराड होता है। ये चीज आप समझ रहे हो, फैराड होता है। अब उसी को देखो ध्यान से, हम बात करें कोई पहला क्वेश्चन हमारा है कि इस तरीके से अपने कोई सर्किट दिया हुआ है, कैपेसिटर है, तो ये सर्किट है अपने को, इस सर्किट है ये वाला, ठीक है, ये सर्किट है। और अपने को पूछ लेता है कि हमारा ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इसके पे 2 माइक्रोफैराड है, इसके लिए 3 माइक्रोफैराड है, इसके लिए 4 माइक्रोफैराड है। तो इसमें कहता है कि आपका बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य संधारित्र निकालो, तुल्य धारिता का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। तो अब इसको सॉल्यूशन अगर हम ढूंढते हैं तो सोचो ये तीनों किसमें, आप कहते हो कि सर ये समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का पता कैसे लगाएं। इसके लिए आप जरूरी होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर नोड में चल रहे हो, अगर कहीं पर 2 रास्ते आ गए तो समझ लेना कि ये समांतर श्रेणी क्रम नहीं है। और अगर एक रास्ते से चले और वहीं तक उस रास्ते के पास पहुंचे और उस रास्ते में कोई दूसरा सफर नहीं आया अपने को, मतलब कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला, इसका मतलब श्रेणी क्रम है। जैसे मैं यहाँ से चला, यहाँ चल के यहाँ पहुंचा, यहाँ कोई दूसरा रास्ता मिला मुझे, इसके अलावा नहीं मिला, इसका मतलब ये कौन सा होता है, श्रेणी क्रम। तो यहाँ पर बोल देंगे तो सी, अगर श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होता है 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब कह रहे हो सर 3 तक क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कितने संधारित्र हैं, 3 संधारित्र हैं। तो यहाँ पे C1 की वैल्यू पता है अपने को क्या है, 2 माइक्रोफैराड है, C2 की वैल्यू पता है क्या है, 3 माइक्रोफैराड है, और C3 की वैल्यू पता है अपने क्या है, 4 माइक्रोफैराड है। तो हम यहाँ पे बात करें 1/CS = 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। 1/CS के लिए बात करें तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी 12 है, ठीक है। तो कितना 6 टाइम गया प्लस 4 टाइम गया तो 3 टाइम्स गया, सॉल्व करें तो 13/12, ठीक है। और तो यहाँ पे अगर अपना जो 1/CS है वो क्या हो जाएगा 12/13। तो ये अपना क्या आ गया, माइक्रोफैराड है। ये क्या आ गया अपना तुल्य प्रतिरोध, तुल्य संधारित्र, क्या आ गई, तुल्य धारिता, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है 12/13 माइक्रोफैराड, ठीक है। इसी प्रकार हम कोई दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पर दूसरा अपने को मजा भी आया करने में, इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं अपना। अब ये आ गया, इसी को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, इसमें दे दिया 2 माइक्रोफैराड। अब बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो हम इसको आंसर ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे अब देखते हैं आंसर। तो इसका आंसर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ से, देखो यहाँ के तो यहाँ 2 रास्ते मिल गए, इसका मतलब ये जो कंडीशन थी पहले अपनी सीरीज वाले वो पूरी नहीं होगी। 2 रास्ते मिले, अब जहाँ 2 रास्ते मिले समझ लेना कि यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 2 रास्ते हैं। इसका मतलब जहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 2 रास्ते हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये पैरेलल में है, मतलब कि समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इस वाले पार्ट को हमने सॉल्व किया तो 3 और 2, और यहाँ CS की वैल्यू क्या होती है, CP, पैरेलल में CP होता है, तो CP को हम क्या बोल देंगे 3 + 2, तो CP क्या हो गया अपना 5 माइक्रोफैराड है। अब इसके बराबर हम कितना दे देंगे 5 माइक्रोफैराड है। तो हमारा जो अगला टॉपिक इसका सॉल्यूशन में हम जो डायग्राम बनाएंगे वो क्या बन जाएगा अपना, ये बन गया और ये बन जाएगा और ये बन जाएगा और वापस ये बन जाएगा। अभी कितने इसके वैल्यू दे देंगे 5 माइक्रोफैराड है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके हमने एक बनाया तो क्या आ गया अपना 5, और ये कितना रह गया 2, और ये कितना रह गया 4, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें यहाँ पर, देखो तो 1/CS निकालेंगे तो 1/2, ये माइक्रोफैराड ध्यान रखना, ये माइक्रोफैराड जरूर लगा देना, ठीक है। माइक्रोफैराड वरना गलत हो जाएगा ये। 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/4। अब इनका ऐसा कौन सा है 20, तो 1/CS दोनों का लघुत्तम समापवर्तन ले लिया तो कितना आ गया 20। तो यहाँ पे आ गया 10, यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया 5, तो इसको क्या बोल सकते हैं 19/20। तो यहाँ पर अगर CS निकाले तो क्या हो जाएगा 20/19 माइक्रोफैराड, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि जहाँ पे कोई 2 रास्ते दिखे तो समझ जाना वहाँ पे कौन सा है समांतर क्रम है, उसको समांतर क्रम में पहले सॉल्व कर लेना, उसका आंसर अपने को ये आ गया। उसके बाद इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। अगर कोई फिर भी कोई कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो तो आप मुझे जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ऐसे हम कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे
लेकिन मैं चलो 2 क्वेश्चन देता हूँ, उसके रिजल्ट मुझे जो उसके आपके जो सॉल्व करो ना आप, उसके जो मुझे रिजल्ट है ना वो कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो मैं चलो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक श्रेणी क्रम से जुड़ा हुआ, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से दोनों से जुड़े हुए हैं दोनों क्वेश्चन, जिनके सॉल्व करके आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उसमें कर सकते हो, अगर आपको आता है तो कर सकते हो, और नहीं आएगा तो आप कैसे करोगे ना। तो यहाँ जरूर ध्यान देना चीज। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन वो ये कि बिंदु ए तथा बी के मध्य बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो। तुल्य धारिता ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये अपना क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट ये है कि एक अपना ये क्वेश्चन है, ये तो उस जैसा ही है। 2 दे दिया मैंने इसको 3 दे दिया, इसको 5 दे दिया, इसको 1 माइक्रोफैराड दे दिया। माइक्रोफैराड है, माइक्रोफैराड है, माइक्रोफैराड है और ये माइक्रोफैराड है। ए और बी, एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन अपना ये है कि हमने इसको सॉल्व किया इस तरीके से और यहाँ बढ़ा दिया और ए बी, ये अपना 1 माइक्रोफैराड है, ये अपना 2 माइक्रोफैराड है, यहाँ 1 माइक्रोफैराड है और ये अपना 1 माइक्रोफैराड है। अपने को ये 2 क्वेश्चन है, इसका और इसका अपने को दोनों को रिजल्ट किस में देना है, कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लोगे सारे के सारे, आपको समझ आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में चीज़ों को जरूर बताओगे। तब तक मैं आपको गाइड करूँगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से एक बार थोड़ा बहुत अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। तो आप सब इनको अच्छी तरीके से पढ़िएगा और जो भी परेशानी है उसको हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।